गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। एग्री अड्डा जीकेपी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, मौसम परिवर्तन के कारण जो स्वास्थ्य में परिवर्तन हुआ उसी कारण दो चार पिछले दिनों से हम कोई क्लास नहीं ले पा रहे थे। तो अभी स्वास्थ्य कुछ ठीक है तो हम कहें कि क्लास आप लोगों का ले लिया जाए। इस समय आप लोग जानते हैं कि एग्रोनॉमी की सीरीज चल रही है और एग्रोनॉमी में हम लोग फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलाइजर पढ़ रहा है, जिसमें मैन्योर के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है कि मैन्योर क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। यदि आप नहीं देखे हो तो उसे जाकर के प्लेलिस्ट में बना हुआ है, पूरा क्रमशः प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उसे देखिए। और उसके बाद जब मैन्योर के बाद हम फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर्स में भी हम लोग देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर क्या है। हमने फर्टिलाइजर के बारे में बताया कौन कौन से प्रकार होते हैं। इन्हीं फर्टिलाइजर के बढ़ते हुए क्रम में विगत वीडियो में हमने नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के बारे में आप लोगों को बताया है कि व्हाट आर द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर एंड द कंपोजिशन ऑफ द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, जैसे कि उसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन है। मेनली क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं। देखिए, पोथी और रामायण पढ़ना नहीं है, बात को मैं समझिए। पढ़िए वही जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो, क्वेश्चन वहीं से आएंगे कंपटीशन एग्जाम में जो आपको बताया जा रहा है। पॉइंट को आप पढ़िए। एग्रीकल्चर इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है कि यदि आप चाहेंगे कि पूरा सब्जेक्ट को कवर किया जाए तो ये कवर तो होगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। कवर किया जाएगा, कवर तो मान लो करे आप अपने दिमाग से यदि कवर करेंगे तो, क्योंकि यह एक टर्म ही है, पूरा एक ब्रांच ही है। तो कहने का मतलब यह है कि जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, मुख्य मुख्य पॉइंट है, आप केवल उस पर फोकस करेंगे। आम घास इमली के चक्कर में न पड़े, हर पहलू के चक्कर में न पड़े। जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे द्वारा या किसी भी बुक में बताया गया है या किसी टीचर्स द्वारा, और यदि आप पढ़ते हैं महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स बताए गए उनको आप जरूर याद रखें। उसके बाद यदि एसेसरी पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं तो ये आपका क्षमता है कि आप अच्छा से याद रख पाते हैं, तो ये और अच्छी बात है। ठीक है, तो आइए, हम पिछले वीडियो में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की बात कर चुके हैं, उसे आप देखिए। अब हम बात करेंगे फास्फोटिक फर्टिलाइजर के बारे में। फास्फोटिक फर्टिलाइजर यानी मुख्यतः जो है वो तीन प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एनपीके, इनके बारे में हमें बात करनी है। उसके बाद जो एसेसरी में आते हैं, जैसे जिंक का कौन सा वो है, तो ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को एक चार्ट बना के लास्ट में दे देंगे, और इसका भी एक चार्ट बना देंगे किसमें कौन सा क्या परसेंटेज है, क्या कितना किसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। ये सारा एक चार्ट आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग उसकी चिंता न करिए। अभी जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए। अब हम बात कर रहे हैं फास्फोटिक फर्टिलाइजर की। फास्फोटिक फर्टिलाइजर दोस्तों, ह्यूमन जो बॉडी है उसमें जो फास्फोरस का मतलब है, तो जो हमारी बोन्स होती हैं, एक सिंपल सा बोल रहे हैं, जो बोन्स होती हैं, बोन, उसमें सबसे ज्यादा फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम और फास्फेट की बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी थी बोन्स में। बोन कैल्शियम और फास्फोरस की ही बनी होती है। तो हड्डियां, ठीक है। तो और हमने इसके फंक्शंस वगैरह को भी देखा है। अब हम बात करें फास्फोटिक फर्टिलाइजर। फास्फोटिक फर्टिलाइजर्स आर थ्री टाइप्स। ठीक है, थ्री टाइप्स। पहले की यदि हम बात करेंगे तो वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल तीन प्रकार के होते हैं। वाटर सॉल्युबल फास्फोटिक फर्टिलाइजर, ठीक है। साइट्रिक एसिड सॉल्युबल फास्फोटिक फर्टिलाइजर, ठीक है। साइट्रिक एसिड सॉल्युबल फर्टिलाइजर and not soluble in water and citric acid fertilizer. Not soluble in water and citric acid
फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर। वाटर में सॉल्युबल होने वाले फास्फोटिक फर्टिलाइजर, 3 प्रकार के फास्फोटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं। जैसे पहला है जो जल में घुलनशील हो, फिर साइट्रिक एसिड सॉल्युबल फर्टिलाइजर जो साइट्रिक एसिड यानी नींबू का आम, लैक्टिक एसिड यानी सिरके का आम, ये सारी चीज़ें आप लोग जान रहे होंगे। नहीं, लैक्टिक एसिड एसिटिक एसिड मतलब सिरके का आम। फिर उसके बाद नॉन सॉल्युबल फर्टिलाइजर, नॉन सॉल्युबल इन वाटर एंड साइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर। तो ये जो दोनों में भी जो न घुले वो किसी में भी न घुलने वाले फास्फोटिक फर्टिलाइजर, इन 3 प्रकार के हमने आपको बताया कि ये 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब हम इनके एक एक करके बारी बारी से इनकी क्वालिटी और इनके बारे में जानते हैं। इसमें एग्जांपल्स जो है सबसे महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग याद रखिए और इनकी क्वालिटी को भी आप जानिए। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं वाटर सॉल्युबल फास्फोटिक फर्टिलाइजर। वाटर सॉल्युबल फास्फोटिक फर्टिलाइजर, तो ये जो है मोनो कैल्शियम फास्फेट होते हैं। इसमें ए लिख लीजिए, दीज आर मोनो कैल्शियम फास्फेट और अमोनियम फास्फेट। ये जो है वो मोनो कैल्शियम फास्फेट या अमोनियम फास्फेट होते हैं। ये जो है वो अमोनियम फास्फेट या मोनो कैल्शियम फास्फेट होते हैं, ठीक है। एंड दीज आर, बी लिखिए, these are suitable for alkaline soil, alkaline soil। ये जो है एल्कलाइन सॉइल के लिए क्या होते हैं, सुटेबल होते हैं। जो मोनो कैल्शियम फास्फेट होते हैं यानी वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर जो है वो कैसे होते हैं, इस एल्कलाइन सॉइल के लिए सूटेबल होते हैं, ठीक है। तीसरा जो क्या है, ये these are suitable for short duration क्रॉप। ये जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए क्या होते हैं, सूटेबल होते हैं। हमने आपको बताया कि वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर ये मोनो कैल्शियम फास्फेट होते हैं या अमोनियम फास्फेट होते हैं। ये सूटेबल एल्कलाइन सॉइल के लिए सूटेबल होते हैं और ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए जो छोटी अवधि के लिए, यानी मान लीजिए जो 3 महीने या 4 महीने यानी 90 से 120 दिन या मैक्सिमम 150 दिन की जो फसलें हैं जिनमें उनके लिए क्या होते हैं, सूटेबल होते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो सबसे मुख्य भाग है वो है इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। ये चीज आप जरूर याद रखिए, कुछ याद रखिए या ना रखिए, यदि तीनों प्रॉपर्टीज भी आप भूल जाते हैं, मान लीजिए तो ये जो है ये हम डबल स्टार लगा के मार्क कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल देके क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल फास्फोटिक फर्टिलाइजर। ये आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इनके एग्जाम्पल्स आप जरूर याद रखें। इनके एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं SSP। अब ये सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है, ये तो याद रखना है। ये नहीं है कि हमारे चाचा SSP ऑफ फलाना जगह है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसमें 16 से लेकर 22% तक फास्फोरस पाया जाता है। ये P2O, ठीक है, 16 से लेकर 22%। अमूमन इसमें आप 16% ही दिखाते हैं, ठीक है, 16%। P2O5 फास्फेट किस में पाया जाता है, P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड के रूप में ये पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह जब SSP है तो DSP भी होगा, ठीक है, ठीक। तो अब ये सब SSP और DSP के चक्कर मत पड़िएगा, ये डबल सुपर फास्फेट है। तो इसमें जो है वो 32% के लगभग होता है, 32% के लगभग इसमें मतलब फास्फेट पाया जाता है।
P2O5 32% के लगभग इसमें क्या पाया जाता है, ठीक है, 32% के लगभग इसमें फास्फेट पाया जाता है। फिर इसी तरह से आप बात करें TSP की, TSP ट्रिपल सुपर फास्फेट, तो इसमें 46 to 48% P2O5 इसमें, SSP में 16%, कहीं कहीं 16 से 22 दिया हुआ है, DSP में 32% 32%, और इसमें जो है TSP में 46 से 48%, ठीक है। बाय 16 गुना 32, 16 से 48, टेबल याद रख लो 16 का, सिंगल सुपर फास्फेट से लेकर डबल ट्रिपल सुपर फास्फेट, ठीक है, बहुत ही ईजी है। यदि आप SSP की याद कर रहे हैं, 60% आपको याद है, तो DSP में डबल कर दिए, TSP में ट्रिपल कर दीजिए, सिंपल सा तो है, ठीक। चलिए, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ये कौन से एग्जाम्पल हैं, ये वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं साइट्रिक एसिड सॉल्युबल फर्टिलाइजर, साइट्रिक एसिड सॉल्युबल फर्टिलाइजर। साइट्रिक एसिड सॉल्युबल फर्टिलाइजर, साइट्रिक एसिड सॉल्युबल क्या, फर्टिलाइजर। साइट्रिक एसिड मतलब आप लोग जानते हैं, नींबू में जो अम्ल पाया जाता है वो साइट्रिक एसिड होता है। तो इसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर आते हैं, इनके एग्जांपल, ये जो है वो डाई कैल्शियम फास्फेट होते हैं। दीज आर डाई कैल्शियम phosphate, these are dicalcium phosphate, these are dicalcium phosphate, ये जो है वो डाइकैल्शियम फास्फेट होते हैं। डाइकैल्शियम क्या होते हैं, फास्फेट होते हैं, ये जो है वो डाइकैल्शियम फास्फेट होते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए आप लोग, दूसरे में क्या है, दूसरे में ये बात बताएं, तो ये एसिडिक सॉइल के लिए सूटेबल होते हैं, ठीक है। These are basic in nature, so suitable for acidic soil। जैसे जो लोग नए हैं, यदि वो ये नहीं जानते कि एसिडिक सॉइल क्या होता है, बेसिक सॉइल क्या होता है, सैलाइन सॉइल क्या होता है, तो आप बिल्कुल तनिक भी अपना धैर्य न खोएं। जब हम सॉइल के बारे में पढ़ाएंगे और प्रॉब्लमेटिक सॉइल जब पढ़ाएंगे, उसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यदि आप देखना चाहते हैं तो हम एक मोटा मोटा व्यू दे रहे हैं। जैसे आपने यदि 10+2 क्वालिफाई करके आए हैं, यानी इंटर पढ़ के आए हैं, तो इसमें जैसे कि एसिड बेस, आर्हेनियस के हिसाब से आपने एसिड और बेस की हाइपोथेसिस पढ़ी होगी कि व्हाट आर द एसिड्स, बेस एंड, ठीक है। तो जब एसिड और बेस की वो करते हैं, तो जो मतलब जली विलेयर में एक्वस सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा है, वो क्या है, वो एसिड बोला जाता है आर्हेनियस के हिसाब से। जो OH आयन की वो बढ़ा है, वो बेस बोला जाता है, ठीक। और जो कुछ भी ना करे वो न्यूट्रल है। तो हमें एसिड और बेस की बात वहां से करते हैं, तो परिभाषा हो गई। और एक चीज, इसको पीएच स्केल पे दिखाया जाता है, पीएच स्केल पे, ये हम छोटा सा यहाँ चर्चा कर दे रहे हैं। यदि आप लोग लिख लिए हैं तो हम इसको ऊपर, इसको लिख लीजिए आप, ऊपर थोड़ा सा हम इसके बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं लिख लिए होगे, नहीं लिखे मत लिख लीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, हम पूरा साइड है। चलिए थोड़ा सा इसमें एसिड और बेस के बारे में आप लोगों को बता। एसिडिक सॉइल पीएच होता है, पीएच, ठीक है। तो इसका मतलब होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, निगेटिव लॉगरिथम ऑन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। पीएच इज निगेटिव लॉगरिथम ऑन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को जो पीएच बोलते हैं, ठीक है। पीएच इसका एक नापने के लिए एक पीएच स्केल मापा जाता है, पीएच स्केल से मापा जाता है, ठीक है।
ये सब आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ये समझने के लिए है और इसके बारे में हम विस्तार से आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो मेजर बाय पीएच स्केल, पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल क्या होता है, आप यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लीजिए। पीएच स्केल से मापा जाता है, ठीक है। इसमें ठीक है, इसमें जो है वो ये ऐसे बना होता है, कहीं कहीं 1 से लेकर 14 तक भी लिखा होता है, ठीक है। 1 से लेकर 14 तक हम ऐसे ना आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो नहीं, इसको ऐसे नहीं, ये तो हमने समझाने के लिए बताया, तो आप ऐसे लिखिए, ठीक है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ठीक है, आप इस चीज को समझ रहे हैं, ये एक प्रकार का पीएच स्केल होता है, ठीक। यदि किसी भी सॉइल या किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 7 है, कितना है, 7 है, तो यह न्यूट्रल माना जाता है। यह क्या माना जाता है, क्या माना जाता है, न्यूट्रल यानी उदासीन। यदि किसी भी जो सॉल्यूशन का या सॉइल का या किसी भी कंपाउंड का या मतलब मान लीजिए कि कुछ भी हो, यदि उसका पीएच हम मापते हैं और यदि 7 आता है तो वो न्यूट्रल होता है। जैसे जल का जो पीएच होता है वह लगभग 7 होता है या थोड़ा सा इसके इधर या उधर, ठीक है। तो हम कंज्यूम कर सकते हैं, हम कंज्यूम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे पीएच ऑफ ब्लड की बात करें तो 6.4 होता है, सलाइन एसिडिक होता है। अब आप कह दिए कि एसिडिक आप कैसे कह दिए, यही समझा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पीएच है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। यदि आप इधर बढ़ रहे हैं, पीएच घटा रहे हैं, पीएच क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो इधर एसिडिक, एसिडिक होगा। इधर यदि बढ़ा रहे हैं तो कुछ देर तक, यानी यहां तक सैलाइन होगा, मान लीजिए 7 से 8 9 तक मान लीजिए सैलाइन होता है, लवड़ी। और उसके बाद ये बेसिक होने लगता है, बेसिक क्षारीय अल्कलाइन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यदि ये पीएच स्केल है, जनरली ये आपके समझने के लिए है। यदि पीएच वैल्यू 7 है तो वह न्यूट्रल होता है। थोड़ा सा इससे कम है, यानी 6.5 है, तो स्लाइटली एसिडिक माने कम अम्लीय होगा। फिर 6 है तो एसिडिटी उसकी बढ़ेगी, यानी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। फिर 5 यदि हो गया तो उससे भी स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। यदि 4 हो गया तो और स्ट्रॉन्ग होगा। 2 और 3 हो गया तो और स्ट्रॉन्ग होगा। दोस्तों, हमारे पेट में भी HCl पाया जाता है, हमारी जो पेनक्रियाज होता है उसमें भी HCl पाया जाता है, ठीक है। लेकिन वो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के टच में रहता है, इसलिए हमारी बॉडी को वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। और HCl इसलिए पाया जाता है कि मान लीजिए कभी कभी कोई ऐसी चीज़ हम लोगों ने निकल ली, जैसे हड्डी हमने निकल ली, मान लीजिए कोई नॉनवेज खा रहा है, बोन निकल गया या उसमें चला गया, तो उसको जो गलाने का काम है ना वो पीएच मतलब HCl करता है। उसका पीएच लगभग 1.5 होता है, यानी हाईली स्ट्रांग होता है। ये 1.5 से लेकर के 2 के बीच में होता है। यह हाईली स्ट्रांग मतलब कि अम्ल हमारे ही शरीर में पाया जाता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो ये तो हो गया एसिड की बात, ठीक है। इसी तरह से यदि हम A7 से ऊपर बढ़ते हैं तो पहले लवणी मृदाएं आती हैं। पहले लवणी मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं, नमकीन मृदाएं। तो नमकीन मृदाएं कहाँ पाई जाएंगी, समुद्री एरिया में। समुद्री एरिया में या बंजर जमीन जहाँ, जैसे राजस्थान की जो अधिकतर मृदाएं हैं वो
लवणीय मृदाएं हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो जैसे हम जिस जिले से बिलोंग करते हैं तो यहाँ की अधिकतर मृदाएं क्षारीय मृदाएं हैं, जहाँ जल जमाव की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है, या पर्वतीय क्षेत्र की जो मृदाएं होती हैं वह अम्लीय मृदाएं होती हैं। तो ये चीज़ें हम आप लोगों को बहुत ही डिटेल से बताएंगे। तो जब हम इधर बढ़ते हैं यानी 14 की तरफ 7, 8, 9, 10 तो बेसिसिटी बढ़ती है, यानी एसिडिटी बेसिसिटी यानी अम्लता और क्षारीयता, और बीच में एक स्टेज आती है लवणता। तो इसका 8 या 9 pH तक होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल pH 7 होता है, यानी उदासीन माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आप लोगों को क्या हो गया होगा, समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो है वो एसिडिक सॉइल होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये लंबी अवधि की जो फसलें हैं इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में 2 पॉइंट हमने लिखा था, सी पॉइंट हो सकता है, जो भी हो आप डाल लीजिएगा। these are suitable for long duration crop। These are suitable for long duration crop, यानी ये जो है वो लंबी अवधि की फसलों के लिए क्या है, सुटेबल का मतलब होता है उपयुक्त। कुछ मेरे दोस्त जो होंगे, जो भी बंधु जो हिंदी मीडियम के हैं, तो आप ये काम ये कर सकते हैं कि जो पूर्ण रूप से हिंदी से तो काम चलने वाला है नहीं, तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को जो है उसे आप इंग्लिश में जरूर याद करें। यदि आप पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए जो इंग्लिश में होना चाहिए, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। कोई भी व्यक्ति यदि बोल रहा है तो उसे आपको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो आप टर्मिनोलॉजी को जरूर याद रखें। हम आपको एग्रीकल्चर की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम जनरल एग्रीकल्चर में पूरा विस्तार से बताएंगे, शुरू से लेकर कम से कम 150 टर्मिनोलॉजी हैं, हम इसको बताएंगे। ठीक है, तो अभी आप इसको देखिए। ठीक, ये लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए वो होती हैं। अब इसमें हम इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल यदि हम देख रहे हैं तो इसमें शुगर केन सेक्रम ऑफिसिनेरम, ठीक है, शुगर केन। ठीक है, उसके बाद है चाय को बोलते हैं टी, फिर कॉफी। ठीक है, कॉफी, ये सब जो है वो साइट्रिक एसिड सॉल्वेंट फर्टिलाइजर इनमें यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो और क्या है, अब इसका हम ये एग्जाम्पल देखना है। इसका क्या देखना है, एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन से आते हैं, ये एग्जाम्पल आप लोगों से पूछा जाता है। आप कुछ भी यदि नहीं याद रखते हैं तो एग्जाम्पल्स को आप जरूर याद रखें। उदाहरण को आप याद ही रख लीजिए, लिख लीजिए एकदम। इसके एग्जाम्पल है बेसिक स्लैज। इसमें जो फास्फोरिक फर्टिलाइजर का वो पाया जाता है 14 to 18% P2O5। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये अंडरस्टूड है कि वो P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड के रूप में ही पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद डाई कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, डाई कैल्शियम फास्फेट, ये जो है 34 से 38%, कहीं कहीं थोड़ा सा इसमें वेरिएशन होगा, लेकिन 34 to 38 इसका एवरेज यदि आप चाहें तो निकाल सकते हैं। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो इनका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो साइट्रिक एसिड सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स हैं। साइट्रिक एसिड सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स की हमने बात की, इसके एग्जांपल्स हमने बताया आपको। एग्जांपल आप जरूर याद रखें। दूसरा बता रहे हैं नॉट सॉल्युबल इन एसिड और वाटर। ठीक है, यानी साथ में हम लिख दे रहे हैं नॉट सॉल्युबल। ठीक है, ठीक, यानी जो ना तो साइट्रिक एसिड में सॉल्युबल है, ना ही उसमें किसमें, वाटर में। ठीक है, चलिए, ये जो है वो ये भी जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक इन नेचर
nature and suitable for highly acidic क्रॉप्स। ये जो है हाईली एसिडिक क्रॉप्स के लिए क्या होता है, सुटेबल होता है, क्योंकि ये जो है वो इसके पहले जो हमने साइट्रिक एसिड सॉल्युबल बताया वह भी एसिडिक सॉइल के लिए, लेकिन ये जो है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉइल के लिए। हमने बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड आप किसे कहते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉइल आप किसे कहेंगे। चलिए ठीक है, इसमें क्या है, ये प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए भी दूसरा इसका पॉइंट जो है वो ये देख लीजिए कि दीज आर suitable for plantation crop, यानी ये जो है वो प्लांटेशन क्रॉप के लिए क्या होते हैं, सुटेबल होते हैं। ये जो है प्लांटेशन क्रॉप के लिए सुटेबल होते हैं, यानी उपयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया। अब इसकी जो सबसे जो वो है वो इम्पोर्टेंट है कि इसमें कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो इसमें रॉ बोन मिल है, इसके एग्जांपल्स आप लोग लिखेंगे। रॉ बोन मिल, ठीक है, स्टीम्ड बोन मिल, रॉ बोन मिल, स्टीम्ड बोन मिल और रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट जो इसमें आता है, रॉक फॉस्फेट इसमें आता है। तो ये था दोस्तों फास्फोटिक फर्टिलाइजर, जिसे आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। कोई भी चीज़ यदि नहीं समझ में आई होगी तो उसे ज़रूर बताइए। कुछ इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स जो हैं वो उनकी एक स्पेशल वीडियो, जैसे यूरिया हो गया या अन्य जो फर्टिलाइजर्स होंगे, उनका एक स्पेशल सीरीज और वीडियो एक मतलब कि चार्ट बना के आप लोग को प्रोवाइड करा दी जाएगी और बता दिया जाएगा। ये लास्ट में होगा, जब चैप्टर को हम पढ़ लेंगे तब ये भी चैप्टर समाप्ति के कगार पे है। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और यदि कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करें। आपको सारे जो सवाल होंगे, आपकी क्वेरी होगी, उनका जवाब दिया जाएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।